असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। भैया ने खुद बताया था कि सुलेमान उन्हें धोखा देकर सारी रकम लेकर फरार हो गया था। रोबीना मलिहा के किसी बात पर भड़क उठी थी माजरत के साथ, लेकिन हो सकता है कि आपके भैया ने आपसे झूठ कहा हो। मलिहा ने संभल का दूसरे पहलू की जन्म तवज्जो दिलाई। वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने सराइया से उसे देखते हुए सवाल किया। ताकि वो खुद को बचा सके, इसलिए उन्होंने उल्टी कहानी सुनाकर सारा इल्जाम सुलेमान मामू के सर पर डाल दिया। मामू? रोबीना ने हैरत से बड़बड़ाई। जी, वो मेरे मामू ससुर हैं। समझने की कोशिश करे रोबीना जी, जरूरी नहीं है कि हर बार सच वही हो जो नजर आ रहा है। ये भी तो हो सकता है कि सामने वाले ने सच के लबादे में दर हकीकत झूठ पेश किया हो। उन्हें खामोश देखकर उसने नरमी से मजीद समझाना चाहा। मुझे कुछ भी समझना सोचना नहीं, और तुम भी उससे कह देना कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल न दिखाए। वो यकदम कहती हुई उठ खड़ी हुई थी और फिर बात खत्म करके तेज तेज कदम उठाती अंदर की जन्म चली गई थी, जिन्हें वो बेबसी से देखते हुए गहरी सांस लेकर रह गई। जनफर और सलमान अभी तक वहीं बैठे हुए थे कि मलिहा को अपनी जानब आता देखकर दोनों बेंच पर से उठ खड़े हुए। क्या हुआ बेटा, तुमने बात की उसे? क्या कहा है उसने? सलमान ने बेताबी से पूछा। जनफर को भी जाने का इश्तिहाक हो रहा था। यही कि आप आइंदा अपनी शक्ल न दिखाइएगा उन्हें। उसे नजरें झुकाकर धीरे से बताया तो उनके दिल पर एक गोंसा लगा। मतलब वो अभी तक नाराज है मामू से? जनफर ने तायद चाहे। नाराज नहीं, बहुत सख्त नाराज। और बस यही कहती हैं कि मामू उनके भाई को धोखा देकर फरार हो गए थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ। उसने तस्दीक करते हुए मजीद बताया। मामू के बारे में सोच रही हो? काबी मलिहा ने पीछे से दोनों हाथ उसके गिर्द हमायल करते हुए अपना सर उसकी पीठ पर टकाते हुए पूछा, जो अभी भी वहां आई थी। मुझसे जवाब मिला। पता है, यह गलतफहमी बहुत बुरी चीज है। यही तो सवाल है कि कैसे दूर करें उनकी गलतफहमी। उसने बेबसी से कहते हुए दोनों बाजू मलिहा के कंधे पर रखे। वो भी सोच में पड़ गई। तभी बहुत दिनों से जनफर को तंग करता एक ख्याल फिर उसके जहन में उभरा आया कि उसे मलिहा को सब सच बता देना चाहिए कि दर हकीकत उसने मलिहा से जमीन के लिए शादी की थी, और अब उस बात पर शर्मिंदा है क्योंकि उसे सच से वो अब तक नावाकिफ थी। मलिहा, अचानक उसने आहिस्ता से पुकारा। बोलो। वो मतवज्जो थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उसने तहमीद बांधी। हाँ बताओ। उसका अंदाज नॉर्मल था। पहले वादा करो तुम गुस्सा नहीं करोगी। गजनफर ने उसके कमर के गिर्द बाजू मायल करते हुए करीब किया। अगर ऐसी बात है जिसकी वजह से किसी हफ्की का अंदेशा है तो फिर ना ही बताओ। ऐसी सूरत में कभी कभी कुछ बातों से ला इल्म रहना ही बेहतर होता है। उसने भी सहूलत से कहते हुए दोनों बाजू उसके कंधे पर रखे। उसकी बात से और उसे करने करने के अंदाज से गजनफर का इरादा भी बदल गया। मैं बस ये सोच रहा था कि हम शादी के बाद हनीमून पर नहीं गए, तो अब कहीं चलते हैं। अगर तुम्हारे कजन का वलीमा आ गया बीच में, वो असल बात गोल करते हुए दूसरी बात पर आ गया, तो कोई बात नहीं, वलीमे के बाद चलेंगे। उसने सहूलत से हल पेश किया। बल्कि इस वक्त सुबहान के वलीमे से ज्यादा मामू का पैचअप जरूरी है, इसलिए इस मामले पर सोचो, फिर मामू की शादी के बाद हम हनीमून पर चले जाएंगे। वो मजीद कहते हुए सब तरतीब देने लगी। वाह, कितना यूनिक लगेगा ना कि मामू की शादी होगी और हनीमून पर बांधा जाएगा। उसे सोचकर बड़ा ही लुत्फ आया, जिसका उसने इजहार किया। हाँ, तो भांजे की अपनी कोताही की वजह से होगा ना ऐसा। वो भी तर्स करने से चौंकी नहीं। चलो फिर डन, पहले मामू की शादी फिर हमारा हनीमून। उसने फैसला किया। ओके, वो भी रजामंद थी। और हाँ, हनीमून पर जाते हुए अपनी वो साड़ी पर जरूर साथ रखना। तो जनफर ने याद आने पर फरमाइश की। कौन सी साड़ी? वह अनजान बनी। वही जिसे तुम आग लगाने वाली थी, मगर फिर उससे ही आग लगा दी। उसने भी शरारत से याद दिलाया। ओ, वो क्यों? उसे मुस्कुराहट जब्त करते मसनूई नासमझी जाहिर की। आग लगाने के लिए? उसे मजीद करीब करते हुए मैंने हिदत से सरकोशी की तो जाबन उसने भी मुस्कुराकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। मुझे पता था आप शोरूम नहीं गए होंगे, इसलिए मैं यहाँ आ गया, और ये खुद आई है जिद करके मेरे साथ। गजनफर ने वजाहत करते हुए अपने बराबर में बैठी हुई मलिहा की जानब इशारा किया। हमें पता है मामू, कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप काफी हर्ट हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो एक फितरी अमल था। औरत जज्बात के मामले में बहुत एहसास होती है। नहीं बेटा, वो बहुत जिद्दी है। वो इस बात पर दिलो जान से यकीन करके बैठी है कि रोहेल को मैंने धोखा दिया था, इसलिए मेरी सारी दलीलें और वजाहतें बेकार हैं। उसने अफसुदगी से मुनाफी की। आप कोशिश तो करके देखे उन्हें मनाने की। लोग तो मोहब्बत में क्या कुछ नहीं कर जाते, और आप एक कोशिश नहीं कर रहे। गजनफर ने भी इसरार किया। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे? सिखा नहीं रहा, बता रहा हूँ, क्योंकि बस हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ भी सब कुछ ठीक हो जाए। उसने इसी इत्मीनान से वजाहत की। वो तो मैं भी चाहता हूँ, मगर ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने एक ठंडी आ भरी थी। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, चाहत को हासिल करने के लिए जतन भी करने पड़ते हैं। मलिहा ने फलसफा दिया। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, अब उन सब का कोई फायदा नहीं है। हम दोनों की उम्रें निकल चुकी हैं। उन्होंने मायूसी का इजहार किया।
कोई उम्र नहीं निकली है। आप 48 साल की हैं और वो भी शायद 40-41 साल की होंगी, और इस उम्र में कोई बुढ़ापा थोड़ी आता है भला। बस बाल का लगा के ड्रेसिंग चेंज करने की देर है। मैं शर्तें कह सकता हूँ कि मेरे बड़े भाई लगेंगे आप। गजनफर ने चुटकी बजाते हुए पेज खोल की थी, जिसमें मलिहा और सलमान को देखने लगे। वाओ, सबको छोड़ो, पहले तो बाजी और रफाकत भाई बूझ किच करेंगे। मुझे तो अचानक ये जवानी क्यों चढ़ गई है। उन्हें फिर नया मसला उठाया। छोड़े उन्हें, आप बस अपनी परवाह करें, आपकी जिंदगी पर आपका हक है। उसने ये भी बात हवा में उड़ाई। तुम इतने अतलावले क्यों हो जा रही हो मेरी शादी के लिए? उन्होंने उलझ कर पूछा। क्योंकि मैं आपको आपकी मुकम्मल जिंदगी में खुश देखना चाहता हूँ। किस्मत ने रुबीना जी की सूरत ये मौका दिया है मुझे, जिसे मैं गिरवाना नहीं चाहता। उसने जज्बाती अंदाज में वजाहत की तो उन्हें अपने इस पागल बांझे पर बेसाता टूट कर प्यार आया। और आज से पहले तक खुद आप ही तो उन्हें ढूंढ रहे थे ना? क्यों? ताकि उनके साथ मिलकर वो अधूरे हवा पूरे कर सके जो कभी आपने देखे थे। मगर उनका कल वाला रद्दमल देखकर आपकी हिम्मत टूट गई है ना? मलिहा ने भी कहते हुए ताई चाहिए तो उन्होंने नजरें झुकाकर इस बात में सर हिलाया। तो फिर से हिम्मत बांधे, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी किस्मत के इम्तिहान और भी हैं। मोहब्बत का तो हर कोई लेता है, मगर उसे मरते तक सिर्फ बाहिम्मत लोग ही लेकर जा पाते हैं, और आपको अभी हिम्मत दिखानी है। अगर आप इस बात सच्ची हैं तो। उन्हें खामोश देखकर वह मजीद बोलती गई, जिसे दोनों ने खामोशी से सुना। तो अब तुम लोग ही बताओगे कि मैं क्या करूं? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए गोया हार मानी तो इन दोनों ने फाताना अंदाज में बेसाता एक दूसरे को देखा। गुड, यह हुई ना बात, अब हम कोई हल भी ढूंढ लेंगे। मलिया ने सराहते हुए हौसला अफजाई की। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, ताबिक जनफर बोला। क्या? दोनों ने यक जुबान पूछा। अगर हम उनसे कहें कि उनकी नाराजगी से दिल बर्दाश्त होकर आप पहाड़ से कूद कर खुदकुशी करने जा रहे हैं, तो उसने तजवीज पेश करके राय मांगी। तो वो खुद चलकर आएगी मुझे बचाने के लिए? नहीं, बल्कि देखने के लिए कि क्या मैं वाकई ही कूद रहा हूँ। अगर नहीं तो खुद अपने हाथों से दिक्कत देगी मुझे। उन्हें तुर्की पर तुर्की जवाब दिया तो वो लाजवाब होकर आ गया। छोड़ो ये बेकार की बातें, हम फिर से दोहराते हैं, मलिया नफी करते हुए बोली। क्या? दोनों ने बैग वक्त जानना चाहा। पहली मुलाकात, वो मैंने से मुस्कुराते हुए बोली। जो मनसूबा इन लोगों ने तरतीब दिया था उनमें उन्हें दो लोगों को मजीद जरूरत थी, इसलिए उन लोगों ने जोहा और उबैद को भी अपना रास्ता बना लिया। तो बिना वक्त बर्बाद किए मनसूबे पर अमल दमल करने लगे थे। समझ गई हो ना जोहा के क्या बात करनी है? मलिया ने उसके साथ चलते हुए फिर से ताई चाही। जी भाभी बेफिक्र हैं, उसने इत्मीनान से तसल्ली करवाई। और वो तुमने अपनी ब्यूटिशियन दोस्त से बात कर ली है ना पार्लर के लिए? क्योंकि उन्हें वहीं लेकर जाना है। उसे दूसरा काम का पूछा। जी, उसे सब समझा दिया और वो समझ भी गई है। वो बिल्कुल ऐसा जाहिर करेगी कि उन्हें शक नहीं होगा। उसने यकीन दहानी करवाई। अगले दिन यानी उस वक्त मलिया जोहा को लेकर फाउंडेशन आई थी ताकि वो हस्बे मनसूबा काम कर सके। दोनों बातें करते हुए अंदर दाखिल हुई तो रबीना उन्हें कॉरिडोर में ही मिल गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मलिया ने खुशदिली से सलाम किया। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, लेकिन तुम कल आई क्यों नहीं? उन्होंने अपना इसे जवाब देते हुए पूछा। एक जाती मसले में उलझ गई थी। है, अभी मुझे आपकी हेल्प चाहिए अर्जेंट। वो सरसरी से बताते हुए असल बात की जानब आई। हाँ बोलो। ये मेरी नंद है जोहा, ये एक ब्यूटिशियन है और दरअसल उसे ही आपकी मदद चाहिए। उसे तमीर बांधते हुए सुहा की जानब इशारा किया। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? वो समझी नहीं। दरअसल मैम, जहाँ से मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ ना, वहाँ हम सबको कुछ नए नए टॉक्स मिलते रहते हैं। तो इस बार का मेरा टास्क है कि किसी तरह 40+ होने वाले के बावजूद एक उम्र खुद को मेंटेन करवा सकती है, और उसके लिए मुझे एक लेडी की ज़रूरत है जो कि हमें कहीं नहीं मिल रही। मेरी मम्मी ने भी साफ इनकार कर दिया, तो भाभी ने आपका बताया, इसलिए हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। जोहा ने हस्बे मनसूबा डरती हुई कहानी सुनाई। मैं अब भी नहीं समझी कि तुम लोग क्या कह रही हो। वो उलझन का शिकार थी। हम चाहते हैं कि आप एज आ मॉडल हमारे साथ चलें ताकि आप ट्रीटमेंट करके अपना टास्क पूरा कर सके। मलिया ने मजीद वजाहत की और आप दोनों उनके जवाब के मुंतजिर थे। नहीं, मैं ये नहीं करवा सकती, तुम लोग किसी और से बात कर लो। चंद लम्हे सोचने के बाद उन्होंने साफ इनकार किया और वहां से चली गई। ये तो बड़ी अजीब है, जोहा ने धीमी आवाज में तबसरा किया। और जो हम कर रहे हैं वो कौन सा नॉर्मल है? तुम रुको, यही मैं आती हूँ। उसे जवाब देकर फटाफट उनके पीछे लगी। जोहा वक्त गुजारी के लिए आसपास का जायजा लेने लगे। रुबेना जी प्लीज एक मिनट, वह पुकारती हुई उनके पीछे आई तो वह रुक कर पलटी। क्या आप मेरी इसलिए मदद नहीं करने से इनकार कर रही हैं कि मेरा सलमान मामू से रिश्ता जुड़ा है? उसने खोजती नजर से जानना चाहा। नहीं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। वो बेहतर है कि तुम भी दोबारा उसके बारे में बात ना करो। उन्हें फौरी तौर पर नफी की। अगर सच में ऐसा है तो फिर मदद कर दीजिए हमारी। उसने भी आजिज़ी से इसरार किया तो वो पुरसोच अंदाज में उसको देखने लगी। यार ये कितनी देर में सूखेगा? बारिश हो रही है मेरे सर पर। बताया तो है मामू, ये कम से कम आधा घंटा रखना है उसे। अभी 10 मिनट बाकी है, सब्र करें थोड़ा।
गुजनफर ने बेड पर बिखरे कपड़ों का जायजा लेते हुए जवाब दिया, उफ, पता नहीं कब होंगे 10 मिनट पूरे। वो कोफर से बड़बड़ाए, सिर्फ एक कलर लगाने पर आपको इतनी बेचैनी हो रही है अंकल? अगर आपकी जगह मैं होता ना तो अपनी रूठी महबूबा को मनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवा लेता। सुबह बैठ कर मोबाइल में गेम खेलते हुए अवैध ने बेनियाजी से कहा। मलिहा इस वक्त पार्लर के वेटिंग एरिया में बैठी वक्त गुजारी के लिए कोई मैगजीन पढ़ रही थी, जबकि जोहा और रोबीना के साथ अंदर थी। कुछ ही देर में ये इंतजार एहतमाम पजीर हुआ और जोहा के हमरा रोबीना बाहर आए, जिन्हें देख वो अपनी जगह पर से उठती हुई खुशगवार हैरत में मुतला हुई। माशाल्लाह, आपने तो हमें भी कम्प्लेक्स का शिकार कर दिया है। मलिहा तारीफ करते हुए उनके जाना पाए तो वो बेसाता मुस्कुरा दिए। अब ऐसी भी बात नहीं है, दरअसल ये सारा कमाल तो इन लोगों का है। उन्होंने जोहा उसके ब्यूटिशियन दोस्त की तरफ इशारा किया। हाँ, लेकिन आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया, जोहा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वैसे अगर आप इसी स्किन केयर रूटीन को अपनाए रखें तो आपकी एज असल से बहुत कम लगेगी मैम। इस लड़की में गुफ्तगू में हिस्सा ले गया। जब जहन में ही थक कर बुरा हो जाए तो फिर स्किन पर कोई केयर काम नहीं आती। ना चाहते हुए भी वो तासुब से कह गई, जिस पर वो तीनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। खैर, अगर तुम लोगों का काम हो गया हो तो अब मैं कपड़े बदल लूं? उन्होंने अगले पल खुद ही मौजू बदला। नहीं, मलिहा तकरीबन चीख पड़ी, जिस पर तीनों ने हैरानी से को देखा। मेरा मतलब है कि अभी चेंज ना करे, फाउंडेशन जाकर कर लीजिएगा। उसे जल्दी से वजाहत की। नहीं, मैं इस तरह वापस नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत ही अजीब लगेगा। उन्होंने इनकार किया। प्लीज, जहां आपने इतनी हेल्प की वहां थोड़ी सी और भी कर दें। अच्छा है ना, आपकी इस लुक के बहाने हम वहां मजीद इन खवातीन को भी अपनी केयर करने के लिए कायल कर सकेंगे, जो बेचारी पता नहीं कौन कौन से गम सीने में लगाए खुद को भी जैसे बुला ही बैठी हैं। उसने जज्बाती दबाव डालना चाहा तो वो सोच में पड़ गए। अच्छा चलो ठीक है। बिलाहर उन्हें ना चाहते हुए भी रजामंदी दी तो जोहा और मलिहा ने फाताना नजर से दूसरे को देखा। गुड, तो चलते हैं, मलिहा खुशी से बोली। तभी मलिहा ने आंखों में जोहा को इशारा किया, जिसे समझते हुए सर हिलाकर जोहा ने पर्स से अपना मोबाइल निकालकर मलिहा को कॉल नंबर डायल किया, जिसके बाद डैशबोर्ड पर रखा हुआ मलिहा का मोबाइल गुनगुना उठा। अरे, घर से कॉल आ रही है। मलिहा ने मोबाइल स्क्रीन देखते हुए झूठी खुद कलामी की और फिर कॉल रिसीव करते मोबाइल कान से लगा लिया। जी मम्मी बोले, वो झूठी बात करने लगी। क्या? कैसे? अच्छा हम आते हैं, आप परेशान ना हो। मलिया ने तशवीश फैलाते हुए मोबाइल कान से हटाया। क्या हुआ भाभी? जोहा भी अनजान बनी। दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और घर पर कोई नहीं है, मम्मी ने जल्दी बुलाया है। उसे परेशानी के आलम में बताया। ओह गॉड, तो जल्दी चलें घर। जोहा ने भी घबराहट जाहिर की। हाँ, लेकिन रुबीना जी को फाउंडेशन भी तो छोड़ना है ना, मलिया ने ध्यान दिलाया। अरे बेटा, पहले घर चलो जाओ, वो ज्यादा अहम है। तभी रुबीना भी बोल पड़ी, और ये लोग यही तो चाहते थे। ठीक है, मलिया ने कहकर गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। पूरा रास्ता खामोशी तय हुआ और मुतलबा एरिया में पहुंचकर रुबीना के चेहरे पर ताज्जुब के आसार नुमाया होने लगे। भले ही वो 20-22 साल बाद इस जगह पर आई थी और यहाँ पर सब कुछ यकसर बदल चुका था, मगर उन्हें लम्हा लगा था इस जगह को पहचानने में। आइए, मलिहा ने पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलकर उन्हें दावत दी तो एक ट्रांस की सी कैफियत में वो बाहर निकली। जिस घर के आगे ये लोग रुके थे उस जगह पर पहले उनका पुराना घर हुआ करता था, जो एक धोखे की वजह से उनसे छीन लिया गया, और अब वहाँ एक जदीद तर्ज का खूबसूरत घर था। ये घर जो देखते हुए बामुश्किल बस इतना ही बोली, आए अंदर चले। बजाय उन्हें जवाब देने के वो उनके हमरा आगे बढ़ी और अपने पास मौजूद डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर इन दोनों समेत अंदर आ गए। वो सैन के बीचों बीच खड़ी इस कदर पुरानी जादू में गर्क थी से उन्हें ना कोई सवाल करने का ख्याल आया और ना ही ये महसूस हुआ कि वो दोनों उन्हें छोड़कर खामोशी से अंदर जा चुकी हैं। वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि किसी ने चाबी की मदद से दरवाजे पर महसूस अंदाज में दस्तक दी, जिस पर वो यकदम चौंकी। यह आशना सा अंदाज पहचानते हुए उनका दिल जोर से धड़का और फिर वो बेएहतियाती दरवाजा खोलने आगे बढ़े। दरवाजा खोलते ही सामने ब्लैक जींस पर डार्क ब्लू शर्ट पहने हुए स्याह बालों के साथ ही क्लीन शेव चेहरे पर नरम सी संजीदगी लिए उन्हें सलमान खड़े मिले। रुबीना को आज में वही पुराना सलमान नजर आया जो 22 साल पहले इसी तरह एक रोज उनके दिल के घर में चलाया था। कैसी हो रूबी? उन्हें मोहम्मद मुस्कुरा के साथ आयशा से पूछा। मैं तुम्हारा जवाब जानने आया हूँ रूबी, वो इसी दाम में मजीद बोले, गोया ये लोग अभी तक 1999 में हों और हद के अगले रोज अब वो जवाब लेने आए हों, जबकि ये अगला रोज आने में 20 साल का अरसा लग चुका था। मान बहुत मुश्किल से उन्हें ये लफ्ज अदा किया और फिर अगले ही पल फूट फूट कर रो पड़ी, जिसके बाद वो भी घबरा गए। रूबी उनको संभालने की कोशिश करते हुए अंदर थेन में आ गए। मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, और तुम अब आए हो 22 साल बाद। वो बुरी तरह से रोते हुए कहती हुई सुर पड़ चुकी थी। सलमान का दिल भी कट गया, मगर उन्होंने रुबीना को बोलने दिया। क्यों झूठे हवाब दिखाने के बाद छोड़कर चले गए थे तुम? क्यों? अब उनकी शर्ट दोनों हाथों में दबोचे उन्हें झंझोड़ रहे थे। ना वो हवाब झूठ रहे थे और ना मैं तुम्हें छोड़कर गया था, बस वापसी का रास्ता भूल गया था मैं, मगर अब याद आ गया। उन्हें अपनी शर्ट को दबोचकर रुबीना के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए आहिस्तगी से कहा,
ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی. اب وہ بے اختیاری میں ماتھا ان کے سینے میں ٹکائے گھٹنوں سے ہچکیوں سے رو رہی تھی. ان کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی اور دلاسا دینے کے لیے ترتیب دیے ہوئے الفاظ بھی دم توڑتے ہوئے محسوس ہوئے. تبھی اچانک روبینہ کی ہچکی میں کمی آئی. سر پر سے ان کی گفٹ ڈھیلی ہوئی اور وہ نیچے کی طرف گرنے لگے. سلیمان نے جلدی سے گھبرا کر فرش پر بیٹھتے ہوئے انہیں تھاما. وہ روتے ہوئے اچانک خاموش ہوتی ہوئی بند آنکھوں سمیت بے چین ہو کر ان کی باہوں میں جھول گئے تھے. روبی، وہ حلق کے بال کرب سے چلائے. پیشنٹ کا معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہ کافی عرصے سے کسی ذہنی الجھن کا شکار ہے. انہیں ذہنی سکون میسر نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابھی حال میں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ ذہنی طور پر وہ بے حد کمزور پڑ گئی ہیں. وہ شدید اسٹریس کی وجہ سے کی کیفیت میں سے گزر رہی ہیں، اس لیے انہیں نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. سنگل کرسی پہ بیٹھے ہوئے درمیانی عمر ڈاکٹر نے اطلاع دی، جسے سن کر یہ دونوں ہی پریشان ہو گئے. تو اب اس کی حالت کیسی ہے ڈاکٹر، اور کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ سلیمان نے بے تابی سے جاننا چاہا. فی الحال تو وہ دعاؤں کے زیر اثر ہے اور آپ لوگ تھوڑی دیر تک ان سے مل لیجیے گا. ضرور، لیکن اس کے علاوہ تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے نا ڈاکٹر؟ غضنفر نے مزید کڑا. نہیں، ابھی ان کی حالت قابل علاج ہے، بس دعا اور توجہ کی باقاعدگی بہت ضروری ہے. انہوں نے ایک اچھی سبق سناتے ہوئے تاکید بھی کی، جس پر انہوں نے کچھ حوصلہ ملا. 2 ہفتے بعد اس عالیشان میرج ہال کی سجاوٹ واقعی دیدہ زیب تھی، جو رات کے اندھیرے میں بڑکی کمکموں سے سجا جگمگا رہا تھا. روبینہ کی طبیعت بہتر ہوتے ہی سب سے بات چیت کرنے کے بعد دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا تھا، جس کے بعد روبینہ فاؤنڈیشن سے اب سلیمان کے گھر آ چکی تھی اور آج کی یہ شاندار تقریب ان کے ولیمے کی تھی. ہر بہن کی طرح صالحہ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ خواہش تھی کہ وہ بھی اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کی خوشی دیکھیں. اور جب کچھ روز قبل سلیمان نے اس کے بارے میں ان سے بات کی تو انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی اور اپنے بھائی کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر رب کی شکر گزار تھی. دولہا اور دلہن سے بھی زیادہ جسے اس شادی کی خوشی تھی وہ تھا غضنفر، کیونکہ اس بات کا وہ برملا اعتراف کرتا تھا کہ اگر اپنے والدین کے علاوہ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے کسی سے محبت ہوئی تھی تو یا وہ کسی کے دل و جان سے عزت کرتا تھا تو وہ سلیمان ہی تھے، جو برے وقتوں میں اس کا سہارا تھے. تم نہ ان کی سہارا بنے تھے، تم نہ انہی کی وجہ سے اسے ملیحہ ملی تھی، اور آج انہی کی زندگی کو بھی مکمل ہوتا دیکھ کر وہ بے حد خوش تھا. تقریب کے اختتام پر ظہور ہونے کے بعد سب اب لوگ گھر لوٹ کر واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پر آ گئے تھے اور ثابت تھکن سے چور ہونے کے بعد سب نے پہلی فرصت میں اپنی اپنی خواب گاہوں کا رخ کیا تھا. ملیحہ نے جھمکے اتار کر احتیاط سے واپس جولی باکس میں رکھے اور پھر باکس کو اپنی جگہ پر رکھنے لگی. وہ جولی باکس لا کر جیسی پلٹی تو پیچھے غضنفر کو کھڑا ملا. سارا ٹائم بس سجے سور کر سیلفیاں لینے میں مصروف رہی. ذرا سی شوہر بیچارے کی فکر تھی، پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا بھی یا نہیں. وہ مصنوعی شکوہ کر رہا تھا. بیچارے شوہر کو عبید کے ساتھ کباب اور میٹھے سے انصاف کرتے ہوئے دے چکی تھی، اس لیے میں بے فکر تھی. وہ تو بس میں عبید کو کمپنی دے رہا تھا. اسے چوری پکڑے جانے پر ٹالا. اب فی الحال مجھے راستہ دو، چینج کرنے جانا ہے، اسے اسی انداز میں کہا. اور اگر نہ دوں تو اس کی آنکھوں میں شرارت رقصاں تھی. تو میں خود لے لوں گی، اسے کہتے ہوئے کنارے سے نکلنا چاہا اور تھوڑی کامیابی ہوگی، مگر اگلے ہی پل غضنفر نے ڈریسنگ ٹیبل کی کرسی پر پشت پر لٹتا ہوا اس کے سور کا دوپٹہ اٹھا کر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کسی رسی کے مانند اس پر پھینکا اور اس کی مدد سے واپس پیچھے کھینچتے ہوئے ملیحہ کی پوچھ سے اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ دوپٹہ ان کے پیٹ پر کسا ہوا تھا. ماموں کی شادی کے بعد یاد ہے نا کہ کیا ہونا تھا؟ وہ اسی انداز میں پوچھنے لگا. ہاں، ماموں اور مامی کے بچے، اس نے جان بوجھ کر شرارتی انداز میں الٹا جواب دیا. ویسے تم چاہو تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ان کے کان کے قریب بولا. یہ سب انسانی چاہت پر منحصر نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے اس کی جانب پلٹی اور جو دوپٹہ اس کے پیٹ کے گرد آیا ہوا تھا اب وہ کمر کے گرد آ گیا تھا. اچھا خیر چھوڑو یہ سب، میں ہمارے ہنی مون کی ٹرپ کی بات کر رہا تھا. کچھ سوچا تم نے کہ کہاں چلنا چاہیے ہمیں؟ اسے دوپٹے کی مدد سے یوں ہی اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کی بات بدلی. تم جہاں لے کر چلو میں خوشی خوشی چلی جاؤں گی، اسے کہتے ہوئے دونوں بازو اس کے کاندھوں پر رکھے. اور اگر کہیں بھی نہ لے کر چلوں تو؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا. تو میں بھی خوش ہوں، کیونکہ یہاں رہیں یا کہیں اور جائیں، بس تمہارا ساتھ ہونا لازمی ہے. اس کے پیار سے کہنے پر اسے بے ساتھ پیار آیا. ایسی باتیں مت کیا کرو، اس نے سنجیدگی سے ٹوکا. کیوں؟ وہ تعجب ہوئی. کیونکہ پھر مجھے دوبارہ پیار ہو جاتا ہے تم سے، اس نے شوہش سے جواب دیا تو وہ بھی بے ساتھ مسکرا دی.